हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरण के आवाज पर पूजा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार करती है। आज का कार्यक्रम है वही खास हमारे किसान भाइयों के लिए विशेष तौर पे जो यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से कार्यक्रम है और ये निर्देशानुसार है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की ओर से। बहुत सारी अच्छी जानकारियां हम लगातार अपने किसान भाइयों को देते ही रहते हैं और बहुत सारे विशेषज्ञों से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज हम कुछ खास बात करने वाले हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में। हम CSR के बारे में बात करने वाले हैं और यारा का CSR बहुत ही शानदार है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हैं, आइए जल्द से जल्द आपको उनसे रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं श्री विनय कुमार जी, जो है कम्युनिटी डिपार्टमेंट के हेड। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। सर आप CD हेड हैं जी। कुछ इसके बारे में बताइए कि कितने वर्षों से आप यारा के साथ जुड़े हुए हैं? मैं एक्चुअली 2017 में टाटा केमिकल्स ज्वाइन किया था। अच्छा। और 2018 में ट्रांजिशन हुआ जब उन्हें यारा ने टाटा को टेक ओवर किया। तो ऑलमोस्ट सिंस 2018 में यारा से जुड़ा एक लंबा समय है जब से आप यारा के साथ जुड़े हुए हैं। कैसा अनुभव रहा है इतने लंबे समय आपका यारा के साथ? बहुत अद्भुत है ये एक्सपीरियंस। शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक मैं अपने कार्य की बात करूँ तो एक प्रकार की स्वतंत्रता है और सपोर्ट है सीनियर मैनेजमेंट का और मेरे कलीग्स का, और साथ ही साथ आसपास के लोगों का पूरा सहयोग है, जिसके कारण हम बहुत अच्छे कार्य आसपास के गांव में कर सकें। जी। CSR का जब कार्य किया जाता है तो एक लंबी चौड़ी टीम भी हमारे साथ होती है और बड़ी डेडिकेटेड, बड़ी यंग और बड़ी स्मार्ट टीम होती है। सर कुछ अपनी टीम के बारे में बताइए। जब ये प्लांट टाटा केमिकल्स का था तो हमारे पास एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था जो सारे विकास काम हैं जो आसपास के गांव में हम काम करते हैं उसको वो इम्प्लीमेंट करता था। उसका क्रियान्वयन उनके हाथों में था, इसे TCSRD बोलते थे। अच्छा। बट एक बार जब ट्रांजिशन हो गया 2018 में तो हमने यारा में एक नई संस्था को जन्म दिया जिसका नाम रखा किरण ए यारा इंडिया कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। तो नाम नया रहा, संस्था नहीं बनी, लेकिन वो ही लोग जो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे थे वो इस संस्था के सदस्य बने और जितना भी हम काम करते हैं आसपास के गाँव में वो किरण ए यारा इंडिया कम्युनिटी इनिशिएटिव नाम के संस्था के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा। इस किरण संस्था के अंतर्गत कौन कौन से कार्य फिलहाल आप कर रहे हैं आज के समय पर? बेसिकली किरण एक ट्रस्ट है जी। और मैं थोड़ा सा आपको किरण के बारे में बता दूं कि ये ऑपरेट कैसे करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। CSR में कंपनी यारा फर्टिलाइजर हर एक साल कुछ फंड एलोकेट करती है सामाजिक विकास के लिए। तो हमारे यहाँ पर यारा पे एक CSR कमेटी है और ये कंपनी एक्ट के दिशा निर्देशानुसार है और वो समिति जो है एक फंड के लिए बोर्ड ऑफ गवर्निंग बोर्ड को भेजती है उसके अप्रूवल के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो उसको अप्रूव करते हैं। किरण संस्था का संचालन एक ट्रस्ट में एक मेंबर्स की समिति है जिसे ट्रस्टी कहते हैं। ट्रस्टी होते हैं 6 मेंबर्स ट्रस्टी हैं और एक उसमें 5 इंटरनल मेंबर्स हैं और एक एक्सटर्नल मेंबर हैं। तो ये जो ट्रस्टी है ये इनका पूरा संचालन करती है और जिनकी साल में 4 बार बैठकें होती हैं और वो पूरी तरह मॉनिटर करते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं फील्ड पे। तो ये इनकी एक कार्य प्रणाली है और यारा संस्था में इसकी देखरेख करने के लिए कि किरण कैसे काम करे और उसको सहयोग देने के लिए एक CSR डिपार्टमेंट है जो CD डिपार्टमेंट है जैसा आपने बोला, उसमें 3 सदस्य हैं जो इस काम को देख रेख करते हैं। रही बात है कि किस विषयों पे हम काम कर रहे हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर 6-7 हमारे थीमेटिक एरिया हम बोलते हैं उन पे हम कार्य कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कृषि का क्षेत्र है, पशुपालन है, उसके बाद स्वास्थ्य है, शिक्षा है और एफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं जहाँ पर हम ज़्यादातर जो असहाय समूह है, दलित है, महिलाएं हैं, उनके लिए काम करते हैं। और साथ साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, बांध काम है आसपास के गांव के जो बहुत नेसेसिटी के हैं और जिसको गवर्नमेंट के पंचायत से, गवर्नमेंट के प्रोग्राम से फुलफिल नहीं हो पाता है, उन कामों को हम करते हैं। तो ये सारे एरिया हैं जिस पे हम
अलग अलग कार्य करते हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो आसपास का क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं, हम बबराला में हैं इस वक्त और आसपास का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, तो शिक्षा के क्षेत्र को आगे कैसे आप बढ़ाते हैं यहाँ पर? शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो निश्चय जैसे आपने बोला, ये ऐसा क्षेत्र है जो दिल्ली के बहुत पास रहते हुए भी बहुत दूर है, और यहाँ के पढ़ाई की स्तर की बात करें तो शायद ये भारत देश के सब बहुत पिछड़े एरियाज़ में ये गिना जाएगा, क्योंकि अब अगर आप गांव में जाएंगे तो शायद आप ज़्यादातर महिलाओं को और ज़्यादातर लड़कियों को अनपढ़ ही पाएंगे, बहुत कम पढ़ी लिखी पाएंगे, 5वीं क्लास और 8वीं क्लास तक ही पढ़ी लिखी पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस संस्था के माध्यम से यारा ने इस बीड़े को उठाया है, आगे काम करने की सोची है। एक जो प्रथम मैं कुछ प्रोजेक्ट बताता हूँ आपको, जिसपे हम सभी लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट है हमारा रेनबो सेंटर। तो रेनबो ए प्री प्राइमरी एजुकेशन सेंटर हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम बच्चों को जो 3 साल से 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन सेंटर चलाते हैं, और हर एक गांव में हमारे 10 आसपास कोर कमांड विलेजेस हैं, तो उस पर हम ये सेंटर चला रहे हैं, और करीब 350 बच्चे उनसे उस शिक्षा से जुड़े हैं। सबसे विशेष बात ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह यारा इसका क्रियान्वयन नहीं कर रहा है। इसमें एसएचजी जो हमारी महिला स्व सहायता समूह हैं उनका सहयोग लिया जा रहा है, पंचायत का सहयोग लिया जा रहा है, बहुत जगह स्थान पंचायत ने दिया है। बच्चे सब और उनके माता पिता अपने बच्चे के लिए फीस देते हैं, और जो भी हम उस पर बुक्स और ड्रेस और सारे मटेरियल्स देते हैं उसका 50% का खर्चा उनके पेरेंट्स ही वहन करते हैं जी। तो एक बहुत सहयोगात्मक प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हम यारा भी और साथ साथ कम्युनिटी भी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छी मात्रा में बच्चे हैं उस रेनबो स्कूल में जी, बहुत अच्छे। एक क्लास में हमारा अधिकतम हम 40 बच्चों को लेते हैं, तो आज के दिन में वो 350 बच्चे शिक्षा बहुत शानदार जी। अगला प्रोजेक्ट उसी तरह अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा में हम अभी HP के साथ बहुत मिलकर काम कर रहे हैं, हेल्वेट पैकार्ड के साथ, और उनके साथ हम लोगों ने करीब लास्ट ईयर 20 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाया है। इस साल हम 35 लैब और बनाने जा रहे हैं, तो कुल हम 43 स्कूल्स में रीच आउट हो जाएंगे पूरे संभल जिले में। तो अगर हम बात करें कवरेज की, तो सारे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल हम कवर कर लेंगे, जहां पाएंगे कि अब सारे बच्चों को स्मार्ट क्लास की सुविधाएं मिल जाएंगी। दूसरा प्रोजेक्ट जो हमने HP के साथ किया है वो है एक लैब प्रोग्राम है, जहाँ पर हमने एक व्हीकल है जिसपे क्रोम है, लैपटॉप टाइप, एंड वो क्रोम के साथ वो गाड़ी जाती है। अच्छा। अलग अलग स्कूलों में जगह जाती है, जगह स्कूलों में जाएगी। उसमें क्या होता है मतलब? उसमें कुछ कोर्सेज हैं, HP लाइफ स्किल्स के कोर्सेज हैं। अच्छा। जहाँ पर बच्चों को बहुत लाइफ स्किल्स के बारे में शिक्षा दिया जाता है, और बेसिक एजुकेशन कंप्यूटर एजुकेशन पे बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। ई लाइब्रेरी भी कह सकते हैं जी, बिल्कुल चलती फिरती ई लाइब्रेरी, बिल्कुल बहुत अच्छा। और ये तो हो गया दूसरे प्रोजेक्ट। उसके साथ साथ हम छोटा सा एक स्कूल भी चला रहे हैं गांव के बच्चों के लिए, और उसको हम एक संस्था है, गांव की संस्था है, उसको सहयोग देते हैं। अलग कोई ये अलग स्कूल है। वहाँ पर कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा? वो नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक है, और वो हम डायरेक्ट नहीं चला रहे हैं। उसमें एक संस्था है गांव की, हम उसको सहयोग दे रहे हैं वो स्कूल चलाने में। कहीं ना कहीं हमारा ये सोच है कि गांव में एक समिति बने, और वो समिति अपने गांव के बच्चों के उत्थान के लिए काम करे। जिस प्रकार हम रेनबो में स्व सहायता समूह को इन्वॉल्व किए हैं, वैसे ही हम इस स्कूल में उस संस्था को इन्वॉल्व किए हैं जी। सर, 5वीं के बाद की अगर बात की जाए तो उसके बाद शिक्षा का आप लोग किस तरह से मदद करते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी मेरे से, क्योंकि शिक्षा एक स्तर पे नहीं, हर एक स्तर पे होनी चाहिए जी, और उसका काम हर एक स्तर पे करना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए जो हम लोगों ने एक बात गौर की कि ज़्यादातर क्या होता है गाँव में, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, बच्चों का परफॉर्मेंस घटता जाता है।
खासकर लड़कियों का जो ट्यूशन के लिए बाहर नहीं जा पाती हैं गांव में, क्योंकि गांव में ज़्यादातर 5वीं क्लास कक्षा तक होती है और फिर 8वीं और 10वीं के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है और वो फिर स्कूल से आती हैं और फिर कहीं ट्यूशन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। या कई बार ऐसा भी होता होगा 5वीं के बाद पढ़ने के लिए थोड़ा सा दूर जाना है तो पेरेंट्स भेजते ही नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई रुक जाती है। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए 5 स्कूल में आफ्टर स्कूल लर्निंग सेंटर की व्यवस्था की है। जी, बहुत अच्छा। जहाँ पर गणित और साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, रोज ट्यूशन क्लासेस चलते हैं और 100 रुपया फीस है और वहाँ पर बच्चे आते हैं। तो अभी करीब 150 बच्चे आसपास के क्षेत्र में उसमें ट्यूशन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ हैं और हमें खुशी है कि वो सेंटर बहुत अच्छे से अभी चल रहा है। जी जी। उसके बाद हम ये भी कोशिश करते हैं कि इसको मैं वोकेशनल ट्रेनिंग से कनेक्ट कर रहा हूँ एजुकेशन को। बहुत बार ऐसा हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि 8वीं क्लास के बाद ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हम ये देखने को मिला है कि ज़्यादातर लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं या गांव में ही रहते हैं। तो उसके लिए हमने वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रखी है और हमारे यहाँ पर हमारे कैंपस में भी कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग अवेलेबल है। कौन कौन सी? जैसे इंडस्ट्रियल टेलरिंग जो 1 साल का कोर्स है, 6 महीने के लिए सिलाई की कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है और समय समय पर दूसरे कोर्सेज भी हम लाते रहते हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हुआ, मशीन रिपेयरिंग हुआ, ये सब समय समय पर लाते रहते हैं। इसके साथ साथ अगर बच्चों को ये लगता है कि नहीं हमें और दूसरे कोर्सेज करने हैं तो हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप है। जैसे बात करें GMR वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो दिल्ली में है, हम वहाँ पर बच्चों को भेजते हैं। करीब हमने विगत 2-3 सालों में हमने करीब 400-500 बच्चों को यहाँ से हम भेज चुके हैं और इस साल अभी तक हम लोगों ने करीब 54 बच्चों को भेज चुका है और वहाँ पर 3 महीने के बाद वहाँ पर बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आज हमारे क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे दिल्ली एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, सभी जगह विभिन्न कंपनियों में हैं। इसी के साथ साथ हमारा एक टाई अप सीपेट के साथ है। सीपेट एक सरकारी संस्था है, तो वहाँ पर भी हम भेजते हैं ताकि बच्चों को प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो सके और वो कोर्स कर सके। हम लोग 4-5 बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं जो देहरादून में पढ़ रहे हैं, सीपेट का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो ये सब है। अभी हम और भी चाह रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल कोर्सेज सैमसंग के साथ टाई अप कर रहे हैं, जहाँ पर हम बच्चों को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं हम कर रहे हैं ताकि बच्चों को उनके पढ़ाई को रोजगार उन्मुखी बनाया जा सके। बिल्कुल। साथ साथ और भी एक बहुत एसेंशियल काम है कि आसपास के स्कूलों में हम उसके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखते हैं। तो आसपास के सभी स्कूलों में हमने बेंच और डेस्क भी दिए है ताकि बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था हो सके। लाइब्रेरी का निर्माण किया है, बच्चों के इको क्लब बनाए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम सर, क्या आप हेल्थ और हाइजीन पर भी ध्यान देते हैं, बच्चों की सेहत और साफ सफाई पर भी? इस क्षेत्र में भी क्या आप कुछ कर रहे हैं? जी, जैसा कि मैम मैंने पहले बताया कि हमारा हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट थीमेटिक एरिया है। तो हमारी एक किरण के अंतर्गत एक टीम है जो पूरे हेल्थ के काम को, स्वास्थ्य के काम को देखती है और उस पर हम उनकी जो हेड हैं वो भी डॉक्टर हैं। तो हमारे पास एक OPD सेंटर है और सप्ताह में वो 2 दिन OPD खुलती है, जहाँ पर कोई भी पेशेंट हो उसको मिनिमम रजिस्ट्रेशन पे मुफ्त की परामर्श और दवाएं दी जाती हैं। बहुत अच्छा। इसके साथ साथ हमारा मोबाइल कैंप है। सो रोज़ हम 2 गांव पे हमारी टीम जाती है और बच्चे और माताओं का हेल्थ चेकअप होता है। साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर हम गायनिक कैंप भी लगाते हैं गाँव में। इसके साथ साथ हमारे पास एक वात्सल्य करके कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत हम टीकाकरण के कार्यक्रम पूरा चलाते हैं। जनरली सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, सारे जगह टीकाकरण आज की स्थिति में बहुत अच्छा रिकॉर्ड आ गया है। हम बहुत अच्छे, जो पहले आज से 10 साल पहले जहाँ पर परसेंटेज बहुत कम था, आज बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं। फिर भी ऐसा होता है कि कभी 5-10% जो छूट जाते हैं टीकाकरण में, उनको हम कवर कर लेते हैं और इसमें हमें स्वास्थ्य विभाग से पूरा सहयोग मिलता है। हमारे यहाँ ANM हैं तो वो सारे सुविधाएं देती हैं। साथ साथ इस साल हम लोगों ने किशोरी बालिकाओं के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम किशोरी शक्ति है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम किशोरी बालिकाओं के बिहेवियर को लेके हम कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ साथ उनके ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं।
मैं समझता हूँ एक ऐसा समूह है किशोरी बालिकाओं का जो आज के दिन में मैं बोलूँगा सबसे असहाय ग्रुप है, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम किसी को बता नहीं पाती हैं, डिस्कस नहीं कर पाती हैं। उनके लिए कोई काउंसलिंग की मैकेनिज्म नहीं है। वो सिर्फ उसकी माँ है जो उनको जानकारी देती है, और माँ की भी जानकारी इतनी नहीं होती कि वो प्रॉपर जानकारी दे सके। इन्हीं बातों में को ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम को लाए हैं, और इसमें बहुत सारे कार्यक्रमों को जोड़ा है, जैसे उनके एनीमिया को कैसे कम किया जाए, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को कैसे बढ़ावा मिले, तो ये सब कार्यक्रम उसके अंतर्गत कर रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग आई कैम्प बहुत विशेष रूप से हम इस क्षेत्र में करते हैं। आंखों का कैटरैक्ट सर्जरी, चेकअप एंड देन कैटरैक्ट सर्जरी। अच्छा। हमारे गांधी हॉस्पिटल अलीगढ़ के साथ टाई अप है, तो हर एक साल हम करीब 250 से ज़्यादा लोगों का कैटरैक्ट सर्जरी कराते हैं। साथ साथ हम जिनका एम्प्यूटीज़ के केसेस है, जो अपंग है, जिनके हाथ कटे हैं, उनके लिए कृत्रिम अंगों की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए पुणे से संस्था है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। अभी तक शायद 200 से ऊपर लोगों को हमने कृत्रिम अंग प्रदान किया हुआ है। इस साल फिर कैंप लगाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हैं। जी सर, ये तो बात हुई यहाँ की कि जब आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उनको औद्योगिकीकरण से जुड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए घर में जो महिलाएं रहती हैं या घर में जो युवतियां बच्चियां हैं, वो आगे बढ़ के किस तरह से काम करें, यानी जो भी कुछ वो सीख रही हैं उसको एज अ बिजनेस में वो लेकर आए, व्यापार में लेकर आए और कुछ मुनाफा पाएं। क्या कुछ इसके लिए भी आप लोगों की तरफ से पहल है? बहुत अच्छी अब आपने बात अगेन मैम आपने पूछा मेरे से। मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे जो वुमेन एम्पावरमेंट का कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत करीब हमारे पास 350 से ज़्यादा वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और करीब 4,500 महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, और इनके सशक्तिकरण के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इनके ग्रुप के साथ हम बहुत सारे इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ एक कारजोबी का प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत करीब 40 आर्टिजन जुड़े हैं, और हम जरी जरदोजी का काम करते हैं। उसका नाम है आकार? उसका नाम है कारजोबी प्रोजेक्ट। अच्छा, कारजोबी, ओके। हाँ, वो एक्चुअली कारचोबी और जरदोजी, इसके दोनों के मिलने से हमने कारजोबी जी। आप जानते होंगे बहुत सारे उसमें थ्रेड्स के और काम होते हैं। तो ये वो महिलाएं और बच्चियां करती हैं? ये महिलाएं बच्चे। उसमें क्या क्या मिलता है? जरदोजी का काम मिलता है। हम डिज़ाइनर का सपोर्ट करते हैं और मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट का। हमारे यहाँ डिज़ाइनर हैं, वो जाती हैं और उन्हें डिज़ाइन देती हैं नए नए तरीके के, वो लोग काम करते हैं उस पर, और फिर हमने उनके प्रदर्शनी लगाते हैं, उनके सामान को की बेचने की व्यवस्था करते हैं। हमें नाबार्ड का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, और लास्ट ईयर हमारी टीम राज्यपाल के यहाँ भी गई थी, और वहाँ उनके कैंपस में भी हमने प्रदर्शनी लगाया था। तो बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको कभी मैं दिखाऊंगा वो प्रोडक्ट। आप बिल्कुल देर नहीं करेंगे, हम आज ही जाएंगे सर। आपसे बातचीत होने के बाद हम ज़रूर वहाँ जाएंगे, और वहाँ मेरे ख्याल से कुछ और भी प्रोडक्ट्स होते होंगे इस जरदोजी के काम के अलावा। घर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं, महिलाएं वो भी बनाती होंगी। जैसे मैंने बताया आपको, हमारे पास इंडस्ट्रियल टेलरिंग सेंटर है, तो वहाँ की बच्चियों का जो पास आउट हो जाते हैं, उनके एक आकृति करके समूह बनाया, और उस आकृति समूह में बहुत सारे हम लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उन प्रोडक्ट्स में आप जैसे बोले बहुत सारे घर के लिए बहुत सारे जो कुशन कवर हैं, बैग्स हैं, ये सब सारे हम बनाए जाते हैं। तो वो एक ग्रुप है जो लड़कियों का ग्रुप है, बालिकाओं का ग्रुप है, और वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमारे इंडस्ट्री में जितने भी सेफ्टी क्लोथ्स हैं, डांगरी जिसे बोलते हैं, वो सारों का स्टिचिंग हमारे ही सेंटर पे लड़कियां करती हैं। बहुत अच्छा। और अब हमारे जितने भी रेनबो सेंटर के बच्चे हैं, उनके भी ड्रेस वही सीती हैं, और आसपास के जितने प्राइवेट स्कूल हैं, उनके ड्रेस भी वही करती हैं। तो यानी इससे उन्हें मुनाफा बनता रहता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक इंडस्ट्री आई है जो गारमेंट इंडस्ट्री है। हमारे 50 से ज़्यादा बच्चियों को उन्होंने सीधे एब्जॉर्ब कर लिया है। वो एक बार पूछते हैं कि कहाँ से आए, उन्हें पता चलता है कि ये किरण की संस्था के ट्रेनिंग सेंटर से आए, वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बबराला में जो इंडस्ट्री खोली है, वहाँ पर हमारे सभी बच्चे
एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं, जॉब पर लग चुके हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। और जैसे आपने बोला कि ये और भी क्या किया जा रहा है उनके एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए, तो बताना चाहूँगा कि रिसेंटली एक नया प्रोग्राम यारा ने लॉन्च किया है, YLA करके, यारा लीडरशिप एकेडमी करके, जहाँ पर महिलाओं को और ऐसी बालिकाएं जिसमें उद्यमिता विकास के लिए आतुरता है, जो सीखना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए कार्यक्रम लॉन्च किया है, जहां पर उन्हें 4 महीने का डिजिटल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 15 हफ्तों का MBA क्रैश कोर्स का ट्रेनिंग दी जाती है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र की महिलाओं को ये मौका मिला है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सर, आपके साथ एक बहुत अच्छी टीम भी होगी डेफिनेटली, जैसे हम कार्यक्रम की शुरुआत में बात कर चुके हैं। आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं। यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ फर्टिलाइजर की ओर ही उनका ध्यान नहीं है, सिर्फ इन पोषक तत्वों से भरपूर चीजें जो हमारी खाद की जरूरत है, जो हमारी फसल की जरूरत है, जो हमारे किसानों की जरूरत है, उस पर ही काम नहीं कर रही है। हमने आपको बताया पशुपालन के क्षेत्र में भी, किसानों के उत्थान के लिए भी, किसान किस तरह से व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें भी कार्य कर रही है। और उसके साथ ये CSR डिपार्टमेंट जो है, कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, ये बहुत शानदार कार्य कर रहा है। यारा के आदेश अनुसार, यारा के निर्देश अनुसार और यारा के ही सहयोग से, यारा की अपनी ये किरण जो एक संस्था है, मैं आपको बताना चाहूंगी, किरण यारा इंडिया कम्युनिटी इनिशिएटिव, इसके तहत ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे सच में ये जानकर और समझकर कि वाकई आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी टीम में ही कोई और भी ऐसे आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, किसी आप बताना चाहेंगे कि जिनसे हम मिलें? क्योंकि हम आपके इस कम्युनिटी विलेज पर तो जाना ही चाहेंगे और वहाँ पर जाकर ये सब चीज़ें देखना चाहेंगे, किस तरह से क्लासेस चल रही हैं, किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर वोकेशनल कोर्स। तो हम किसी और से भी बातचीत कर सकते हैं? जी, आप बिल्कुल जाएं और बात करें मेरे सहयोगी से। शिक्षा के क्षेत्र में शुभा जी ने बहुत अच्छा काम किया है जी, आप शुभा जी से भी बात कर सकती हैं। तो बिल्कुल आप जाएं और बात करें। बहुत अच्छा लगा सर, आज आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज़रूरी था ये लोगों तक भी पहुंचना। हमारे रेडियो के माध्यम से और हमारे YouTube पेज के माध्यम से ये जानकारियां हमारे सभी लोगों तक पहुँच रही हैं, दूर दराज तक पहुँच रही हैं। और हम काम तो कर रहे हैं सर, लेकिन जब तक वो पॉपुलराइज नहीं होगा, वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तब तक उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हम कहाँ से सुविधा ले सकते हैं। इसीलिए हमारी ये कोशिश, हमारा ये प्रयास है यारा के साथ मिलकर। विनय कुमार जी, आज आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा की, इतना अपना आपका कीमती समय रहता है उसमें से समय निकाल के हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत नमस्कार सर। थैंक यू। तो ये थे विनय जी हमारे साथ। अभी बातचीत तो बहुत सारी हुई है इनके साथ, लेकिन अब मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है कि क्यों ना उस कम्युनिटी विलेज पर जाया जाए, देखा जाए किस प्रकार से बच्चे, खासतौर से बच्चियां हमारी प्यारी प्यारी वोकेशनल कोर्सेज ले रही हैं। शुभा जी से भी बात करने का बिल्कुल मन है, तो क्यों ना फील्ड में चलते हैं, डायरेक्ट वहीं चलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं।
तो जैसा कि आपसे कहा था अभी विनय जी से हमारी बातचीत हो रही थी और हम पहुंच चुके हैं विलेज सेंटर पे। यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं बहुत ही सस्ते में, बहुत अच्छी तरीके से। जो गांव के बच्चे हैं, ख़ासतौर से युवतियाँ हैं, उन्हें हमने देखा यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आज हमें कंप्यूटर क्लासेस मिली, उसके साथ साथ हमें यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग भी मिला और ब्यूटी पार्लर मिला, तो बहुत मज़ा आया। यहाँ की जो मैडम है आज इंचार्ज मैडम, वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभा शर्मा है मैम। शुभा शर्मा जी, आप क्या देखती हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे एजुकेशन प्रोग्राम को देखती हूँ। मैं सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हूँ एजुकेशन। और ये CSR का नाम है किरण ARI इंडिया कम्युनिटी इनिशिएटिव। वाह वाह, क्या बात है। ये पूरी जगह आपकी है, आपके साथ साथ इन बच्चों की है। तो मैडम, आपके इस संस्था का क्या मुख्य काम है, ये बताइए। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि सामुदायिक विकास विभाग, तो सामुदायिक विकास विभाग में सिर्फ एक काम नहीं, जिसमें समुदाय का विकास हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, अफर्मेटिव एक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर तरफ से चहुमुखी विकास जिसे कहते हैं, वो हम लोग यहाँ पे करते हैं उनके लिए। कितने सालों से जुड़ी हुई हैं आप यहाँ पर? मैं लगभग यहाँ पे 18 साल से जुड़ी। अरे वाह, क्या बात है। ये बच्चे मेरे ख्याल से आपके सामने छोटे से बहुत बड़े हो गए होंगे। हाँ जी। कई बैचेस आपके सामने गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सिर्फ हम यहाँ पे ही नहीं, अपने आसपास के गाँव में भी यही काम करते हैं। अच्छा, आप वहाँ जाकर भी करते हैं? बिल्कुल। क्या बात है। एजुकेशन, ये तो वोकेशनल ट्रेनिंग है। हाँ, एजुकेशन हमारे यहाँ के कोर कमांड 11 गाँव है, उसमें हम लोगों ने ये काम किया। किस प्रकार करते हैं गांव में जाके? गांव में जाके जैसे देखिए, आसपास के गांव में हमने प्ले स्कूल खोल रखे हैं। इसमें कितने स्कूल खोले होंगे? 10 स्कूल। 10 गांव में 10 स्कूल खोले। वाह वाह, बहुत अच्छा। उसका उद्देश्य यही है कि 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूल आने जाने की आदत का विकास कर सके और उसके साथ साथ में खेल खेल में उन्हें शिक्षा भी दे सके। तो इसके लिए हम लोग देखिए, कोई भी काम हम फ्री में नहीं करते कि चैरिटी के नाम पे कर देंगे। चैरिटी नहीं, हम कुछ ना कुछ लेते हैं, एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं। एक छोटा 100 रुपए हम बच्चे से लेते हैं, उसका भी आत्मसम्मान किसान का बना रहे। बिल्कुल, और बच्चा रेगुलर रहे। बहुत अच्छा। ये स्कूल है, जो सेंटर है, जिनका नाम दिया गया रेनबो अपरी प्राइमरी सेंटर। अच्छा, जो प्ले स्कूल है, उसका नाम दिया गया रेनबो अपरी प्राइमरी सेंटर। ठीक है। इसको हमारी तरफ से ना चला के हम कम्युनिटी की तरफ से चलाते हैं। अच्छा, कम्युनिटी में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है वहाँ का, वो उसका देखरेख में चलाता है। अच्छा अच्छा। तो जो बच्चों से हम 100 रुपए फीस लेते हैं, 100 रुपए महीने की? एक महीने की एक बच्चे से 100 रुपए फीस। अच्छा, कोई भी कोर्स? कोई नहीं, वो प्ले स्कूल के लिए। प्ले स्कूल के लिए है। अच्छा, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, 10 रुपए प्रत्येक बच्चे उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को जाएगा जो उसे देखता है। अच्छा, उसके बाद में 10 रुपए हम लोग बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, जैसे बच्चों के लिए कोई चॉकलेट मंगा दी या कुछ कर कभी ना कभी। तो ये तो बात हुई रेनबो स्कूल की, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ वोकेशनल कोर्सेज की, तो कितने प्रकार के कोर्सेज यहाँ इस समय चल रहे हैं? यहाँ पे देखिए मैम, अभी सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का और कंप्यूटर क्लासेस ये सब चल रही है। और उसके बाद में इंडस्ट्री टेलरिंग आ जाते हैं, जो फैशन डिजाइनिंग का जो। अच्छा अच्छा, अरे वाह। तो लगभग कितने बच्चे इस वक्त आपके यहाँ एनरोल होंगे, सीख रहे हैं? बैचेस भी आते हैं मैम, 2 बैच चलते हैं। 2 बैच चलते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने देखा अभी कुछ बच्चे आ रहे थे स्कूल के पढ़ने के बाद भी यहाँ आते हैं। अरे वाह। तो अगर बात करें बच्चियों की भागीदारी की, तो वो कैसी है? बच्चे, लड़के, लड़कियाँ? बहुत अच्छी है। आप देखिए ना, सिलाई में और ब्यूटी पार्लर में खाली लड़कियाँ आती है। हाँ, लेकिन कंप्यूटर कोर्स में दोनों बच्चे आते हैं। हाँ, लड़के और लड़कियां दोनों। तो वहाँ पे भी लड़कियां आती है। बहुत अच्छा। और ये आज से सालों से चल रहा है हमारे। जी जी जी। तो हमें कोई वो अजीब नहीं लगता कि लड़कियां आ रही, अरे लड़कियां दे, नहीं, हमारे तो आती है हमेशा। और आए, हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चियां यहाँ आए। ये बताइएगा कि जब आपने ये कार्यक्रम शुरू किया, गाँव देहात में आपने ये कार्यक्रम शुरू किया, बच्चों को घर से निकालना, माँ बाप को कन्विंस करना, तो बहुत सारी चुनौतियां जरूर सामने आई होंगी। उन चुनौतियों का आपने कैसे सामना किया? देखिए, हर बार एक नई तरह की चुनौती आती है। आज भी आती होगी? बिल्कुल आती है। हाँ। शुरुआत में तो बच्चों को बाहर निकालना ही सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। पेरेंट्स सुनते ही नहीं थे, नहीं हमारी लड़की तो नहीं जाएगी। हाँ, है ना। तो उनको कन्विंस करना, उनको धीरे धीरे ट्रस्ट में लेना। देखा शुरुआत थोड़े बच्चों से, थोड़े बच्चों से ही सही शुरू तो करें। हाँ। तो शुरू करते करते शुरू में यहाँ पे भी 2 ही टाइप के कोर्स थे, एक तो सिलाई का था और एक था टाइपिंग का। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे ये ब्यूटी पार्लर का भी, फिर उसके बाद में कंप्यूटर क्लासेस भी, ये सब शुरू हो गया।
तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता गया उस हिसाब से फिर बच्चे आने लगते हैं। अब ज्यादा परेशानी नहीं होती है। हाँ, शुरुआत में हुई थी। बेटियों को घर से बाहर नहीं भेजा जा रहा। हाँ, अब लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आस पड़ोस की बच्चियों को देख के वो भी बहुत प्रोत्साहित होते होंगे और अपने बच्चों को भेजते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को देखती हैं। हाँ जी। एक लंबा समय आपको हो चुका है, उसमें और कौन कौन सी सुविधाएं बच्चों के लिए हैं? रेनबो के बाद में अगर हम देखें तो बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल लर्निंग सेंटर है। अच्छा। जिसको SLC हम शॉर्ट रूप में कहते हैं। ये कक्षा 8, 9, 10 के बच्चों के लिए और विशेष तौर से बेटियों के लिए। अच्छा। उनके ही गांव में हमने ट्यूशन क्लासेस शुरू करके साइंस और मैथ की। अच्छा। तो जो पढ़ा लिखा बंदा है उस गांव का या आसपास के गांव का, जो कि अच्छा पढ़ा लिखा हो, तो उस बंदे को वहाँ पे हम लोग ट्यूशन के लिए भेजते हैं साइंस और मैथ का। आपके यहाँ से पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती होगी? साइंस और मैथ की देखते हैं हम, पहले से टीचर है वो या ट्यूशन पढ़ाता है वो, उस हिसाब से देखते हैं। फिर उससे बात करते हैं कि किस तरह से कम्युनिटी में जाके बात करनी है, किस तरह से बच्चों के साथ में रहना आपको। तो फिर वो बच्चों को शाम के टाइम में, बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं उसके बाद में हम लोग बच्चों को वहीं पे गांव में एक जगह लेके वहाँ पे कॉमन जगह पे बच्चों को साइंस और मैथ की टीचिंग करवाते हैं। ट्यूशन टीचिंग है ये? बिल्कुल। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो उसके लिए भी हम 100 रुपए लेते प्रति बच्चे से। तो मेरे ख्याल से ये सुविधा उनके लिए भी होगी जो बच्चे स्कूल, कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो बहुत गरीब है, अपने बच्चों को सक्षम नहीं है स्कूल भेजने के लिए, तो वो अपनी पढ़ाई ट्यूशन के माध्यम से भी पूरी कर सकते हैं। हाँ, जो बच्चा प्राइवेट पढ़ता है वो भी वहाँ पे आके अपना ट्यूशन कर सकता है। और ये स्पेशली हम बच्चियों के लिए इसलिए किया है क्योंकि लड़के को फिर भी माँ बाप स्कूल से आने के बाद में बबराला भेज देंगे पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चियों को शायद ना भेजे। उनको घरेलू काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो उन्हीं के अगर हम लोग कहते हैं कि डोर स्टेप तक हम लोग अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं तो जरूर उनको भेज देंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो उसके अलावा हम लोग ने यहाँ पे अभी स्मार्ट क्लासेस डिस्ट्रिक्ट के 20 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस कर रखा है। अच्छा, अरे वाह। HP के साथ हमारा टाई अप है, तो वहाँ पे भी हम बच्चों को एक तरह से कहते हैं डिजिटल पाठशाला कह सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो शहर के बच्चे ही क्यों नहीं, अब गांव के भी बच्चे हमारे पढ़े और वो भी पढ़े और बहुत अच्छे से डिजिटल तरीके से पढ़े। बहुत शानदार, आपका ये प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सरकारी स्कूलों में है ये हमारा। अच्छा। कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा। उनको टीवी देते हैं, वहाँ पे लैपटॉप रहता है और उसी के माध्यम से उनको वहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। उनका कोर्स इनबिल्ट रहता है उसमें, वहाँ पे पढ़ाई करवाई। एक बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो घर से नहीं निकल पा रही हैं किन्हीं अलग अलग कारणों से, या माँ बाप नहीं भेजते या उनमें हिम्मत नहीं हो पाती। वो बच्चियां आगे आए, वो बच्चे आगे आए, माँ बाप उनको भेजें। ऐसे में आसपास के जितने क्षेत्र के लोग हैं वो तो आपके संपर्क में हैं ही, लेकिन आज जो ये कार्यक्रम है इसके माध्यम से आपको दूर दूर तक सभी लोग देखेंगे भी और सुनेंगे। तो आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? बिल्कुल देना चाहूँगी। देखिए, शिक्षा पे सबका अधिकार है और भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। बेटी अगर एक पढ़ जाती है तो 2 घर को रोशन करती है, एक तो अपने घर को, एक जहाँ जाती है उस घर को भी। अगर बेटी पढ़ती है तो आने वाले टाइम में वो माँ अपने बच्चों को भी पढ़ा सकेगी, और तभी तो कहते हैं पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी। तो इसलिए मेरे साथ सभी से करबद्ध निवेदन है कि बच्चियों को आगे आने दें, हर क्षेत्र में आने हैं, उनको पढ़ाई में, उनको व्यावसायिक शिक्षण में, जहाँ पे भी उनका जो उनमें प्रतिभा है उनको आगे लाने में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं सहयोग कर सकता। सही बात है। और माँ बाप के सहयोग से विश्वास, आत्मविश्वास दोनों बहुत बढ़ता है। तो ये बात मैडम ने बहुत अच्छी कही है कि अगर एक बेटी पढ़ती है तो वो 2 परिवार को उजाला करती है, उसमें रोशन करती है, और वो 2 परिवार ही नहीं, उसके बाद वो समाज को भी रोशन करती है, क्योंकि अपने बच्चों का लालन पालन, उन्हें संस्कार, उन्हें शिक्षा देने का कार्य भी सबसे पहले माँ ही करती है। सबसे पहली गुरु हमारी माँ ही होती है। तो महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षित जरूर करें, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको जरूर निखारें। यारा के इस प्रयास के साथ जरूर जुड़े। इस विलेज हाउस में आके हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत अच्छे वोकेशनल कोर्सेज हैं। ये प्रयास वाकई सराहनीय है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत हो गई है। मैडम, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने अपने कीमती समय से समय निकाला और हमें ये जानकारियां साझा की हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आप हमारी इस मुहिम को आगे तक बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, के लिए आपका ये कार्य जो है प्रशंसनीय है, ये आगे जरूर बढ़ना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि देखकर आपके जैसे और लोग भी आपसे प्रेरित हों और इस तरह का कार्य शुरू करें अपने अपने क्षेत्र में। शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम के साथ मैं इजाजत लेना चाहूंगी। बारिश का मौसम हो ही रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है, हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन
वादा है आपसे कि अगले कार्यक्रम में फिर से होगा कुछ नया कुछ खास। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।